दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे 16 जुलाई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं और आगामी बैंक एसएससी रेलवे में फ्लैट क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। मेरा नाम है विकास शर्मा। इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप पीडीएफ के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि साइगा एंटीलोप ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र के जो घास के मैदानों में पाया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो साइगा एंटीलोप है ये मेनली कौन से ग्रासलैंड्स में यहाँ पर ये पाया जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। Who has been recently appointed as the new director of the ISRO's Liquid Propulsion System Center LPSC? ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि हाल ही में जो इसरो है, तो इसरो के जो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के जो निदेशक हैं इसके रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है एन जैन। अभी जो एन जैन इनकी जो नियुक्ति यहाँ पर होती है, आप ऐसे समझिएगा कि बहुत ज़रूरी जो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है इसका इनको डायरेक्टर बनाया गया है। काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है। ये जो सेंटर है वो रॉकेट के लिक्विड और जो क्रायोजेनिक इंजन है इसको ये बेसिकली बनाने का काम करता है। तो ये जो सेंटर है वो कई मामलों में काफ़ी अहम है और इन्होंने डॉक्टर एम मोहन इनको जो है सक्सीड किया है। इससे पहले जो है एम मोहन वो यहाँ पर थे और उनकी जगह अब ये जैन साहब ने है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ज़रूरी चीज़ क्या है कि अगर हम इनकी बात की जाए तो भारत के जो शक्तिशाली रॉकेट है LBM-3, तो उसके जो C-20 जो क्रायोजेनिक इंजन है इसमें इन्होंने जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इनको एक बड़े स्केल पर लाया गया है और उन्हें हाल ही में जो अंतरिक्ष तकनीकी होती है स्पेस टेक्नोलॉजी, तो उसमें जो है इनके काम के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो 2025 है उससे भी इनको नवाजा गया था। और इसी के साथ जो जी चमन है इनको इसरो के जो इनर्शियल सिस्टम यूनिट जिसको बोलते हैं IISU, तो ये जे चमन जो है इनको इसरो का जो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट है IISU इसका जो है डायरेक्टर यहाँ पर बनाया गया। तो ये दो अपॉइंटमेंट काफ़ी ज़रूरी हैं जो कि इसरो से यहाँ पर रिलेटेड हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या किस लिए इनको बनाया गया है, क्या इनका की अचीवमेंट था। हाईएस्ट अवार्ड अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वो इनको स्पेस टेक्नोलॉजी में एन जैन साहब को इनको मिला था। विच कंट्री विल रेप्टाइड कल्चरली सिग्निफिकेंट एंटीक्विलिटीज टू इंडिया? हाल ही में भारत को जो सांस्कृतिक महत्व की जो प्राचीन वस्तुएं हैं कौन सा देश जो है वो यहाँ पर लौटाने वाला है? तो अभी मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे और ये एक काफ़ी अहम इनके बीच में टॉक हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 3 बहुत ही पुरानी और कीमती प्राचीन मूर्तियां जो हैं वो भारत को वापस यहाँ पर लौटा दी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द राइट आंसर। और इन मूर्तियों में आप देखेंगे तो देवी भद्रकाली का जो त्रिशूल है तो ये ब्रॉन्ज ट्राइडेंट है त्रिशूल गॉडेस भद्रकाली का, और साथ में जो नंदी जी की मूर्ति है और 6 सिर वाले जो कार्तिकेय हैं तो इनकी मूर्तियां यहाँ पर शामिल हैं। तो अगर हम डेवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये जो चीज़ें वापस की गई हैं। और अगर आप ये देखें कि ये जो मूर्तियां हैं ना वो बहुत पुरानी हैं। अगर 11वीं-12वीं शताब्दी की बात की जाए तो तब की ये मूर्तियां हैं जो भारत को यहाँ पर वापस दी गई हैं। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जिनका नाम है एंथनी एल्बनीज़, तो इनका शुक्रिया अदा किया और अभी वहाँ पर ये 3rd इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट जो मेलबर्न में हुई उसको इन्होंने यहाँ पर अटेंड किया। और इसके बदले में भारत सरकार भी ऑस्ट्रेलिया के जो पहले फर्स्ट नेशंस हैं जो मूल निवासियों हैं इनके एक पूर्वज के जो अवशेष हैं रिमेन्स हैं उनको यहाँ पर जो है लौटाएगी ऑस्ट्रेलियंस फर्स्ट नेशंस एंसेस्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई से। तो ये दोनों के बीच में जो है डिप्लोमेसी जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसके लिए काफ़ी अहम है। तो भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासियों के इनके एक पूर्वज के अवशेष हैं उसके वापस करने का इन्होंने निर्णय लिया है। तो दोनों देशों के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पर हो। तो ये आपसे पूछा यहाँ पर जा सकता है। अंडर विच प्रोग्राम हैज़ उत्तराखंड बीन डिक्लेयर्ड अ फुल्ली लिटरेट स्टेट? तो ये उल्लास प्रोग्राम की अभी हम बात करेंगे। तो अभी उत्तराखंड को जो है पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो यहाँ पर घोषित कर दिया गया और ये जो है भारत का 6 छठा जो है पूर्ण साक्षर राज्य है वो यहाँ पर बन गया है।
अगर बात की जाए जो राज्य ने, स्टेट ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी, तो 2020 और जो उल्लास प्रोग्राम है इनका, उल्लास को आप ऐसे समझिएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी। तो इसके जो तहत है वो ये लक्ष्य को हासिल यहाँ पर किया है। और उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है वो काफ़ी अच्छी है, 98.7% जो है वो यहाँ पर पहुँच गई है। तो अगर हम फैक्ट के मामले में देखें तो ये बहुत अच्छा है। और सरकार का जो मानक है वो 95% का जो बेंचमार्क है उससे कहीं ज़्यादा है। तो राज्य ने बहुत ही कम समय में 83.8% जो 23-24 का आंकड़ा था उससे जो है अभी 98.7% जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर किया है। और जो अडल्ट एजुकेशन है उसमें काफ़ी भागीदारी यहाँ पर शामिल थी और लोगों को भी जो है काफ़ी इंगेज यहाँ पर किया गया। तो इसी वजह से ये जो है यहाँ पर हो पाया। और उल्लास प्रोग्राम का मुख्य मकसद क्या होता है, ये बेसिकली ऐसा कुछ है कि साल 2027 तक भारत का हर वयस्क जो है वो पढ़ना लिखना सीख जाए, यही मेन जो है ये है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ ऑल द सोसाइटी, ये है उल्लास। तो कई बार एग्जामिनेशन में उल्लास से रिलेटेड आपको पूछा सकता है। तो इसमें जो है इनकी साक्षरता दर काफ़ी बेहतर यहाँ पर रही है। Which regulator has allowed the intraday borrowing facility for mutual fund? आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि म्यूचुअल फंड के लिए जो इंट्राडे बोरोइंग सुविधा है वो किस नियामक ने अनुमति दी? तो सेबी ने, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये है। आपको पता होगा कि जो आरबीआई है वो हमारे यहाँ पर जो मनी मार्केट का फ्लो है वो मैनेज करता है। तो अगर मैं उससे पूछा जाए कभी भी कि जो मनी मार्केट है इसका रेगुलेटर कौन होता है, तो आप बताएंगे आरबीआई। सेबी जो है ये कैपिटल मार्केट या फिर सिक्योरिटी मार्केट, और ये आपका जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की ये एपेक्स बॉडी है। और ये आपका जो पेंशन फंड होता है उससे रिलेटेड जो है ये आपका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है। तो अगर बात की जाए तो जो सेबी है तो उन्होंने जो है इंट्राडे जो बोरोइंग सुविधा है उसके लिए अभी म्यूचुअल फंड के लिए जो है अप्रूवल दे दिया है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो इनका जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं इनके लिए अभी ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कराई है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अब जो ये कंपनियाँ हैं वो अपने जो स्थायी पैसे हैं तो इसकी जो कमी है जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी मिसमैचेस, तो इसको पूरा करने के लिए जो इंट्राडे बोरिंग है यानी दिन के लिए उधार लेने की जो सुविधा है वो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो इस पैसे का जो उपयोग है वो निवेशकों को भुगतान करना जैसे रिडेम्पशन या डिविडेंड और अन्य ज़रूरी सेटलमेंट के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जो इन्होंने पैसा उधार लिया है तो अगले दिन के लिए अगर बच जाता है तो उस पर जो है उधार लेने के जो मौजूदा सख्त नियम है वो यहाँ पर खाली होंगे। तो यही कहा जा रहा है कि जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर किया जाए। तो ये जो नया नियम है वो 1 सितंबर 2026 इससे लागू होगा और इसका पूरा जो एसेट मैनेजमेंट जो कंपनीज़ हैं इनकी जिम्मेदारी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर रहेगी। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी फाइनेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। इफेक्टिव डेट है सितंबर 1, 2026 की। ठीक है, विच रूल्स वर रिसेंटली अमेंडेड टू स्ट्रेंथन द रेगुलेशन ऑफ द हाई अल्कोहल कंटेनिंग ड्रग फॉर्मुलेशंस। हाल ही में जो हाई अल्कोहल फॉर्मुलेशंस होते हैं जिसको बोलते हैं उच्च अल्कोहल युक्त दवा फॉर्मुलेशन, तो इसके जो रूल्स हैं इनको मजबूत करने के लिए अभी एक नियम में संशोधन यहाँ पर किया गया है। तो उस नियम का नाम यहाँ पर क्या रखा गया है, तो आपको बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है इन सब चीज़ों को टैकल करती है। और जो ड्रग्स रूल्स 1945 है तो ये बनाए गए थे ताकि दवाओं के नियमों में कई अलग अलग चीज़ें जो हैं वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो। और विशेष रूप से अगर अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो उन दवाओं के ऊपर जो है इन्होंने कुछ चेंजेस करके जो है अभी पॉइंट्स में इन्होंने जो है उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बनाया, संशोधन किया है। तो जो ड्रग रूल्स 1945 है इसमें इन्होंने बदलाव किया है ताकि जो अल्कोहल वाली दवाइयाँ हैं इसकी बिक्री पर जो है यहाँ पर संदेह एक तरीके से एक बहुत सख्त नज़र जो है वो यहाँ पर रखी जा सके। पहले कुछ दवाएं जो हैं शेड्यूल के तहत जो है इनको एग्जम्पशन मिलता था, लेकिन अब इनमें से जो है सिरप को यहाँ पर हटा दिया गया है। तो सिरप हट चुका है। और आप ऐसा देखें अगर साइंटिफिकली अगर हम देखें अदरक या इलायची जैसे कुछ टिंचर्स हैं तो इसमें जो इथाइल अल्कोहल है इसकी मात्रा 80 से 90% तक
हो सकती है। तो यही कहा जा रहा है, और गवर्नमेंट ने जो है रूल ये बनाया है कि अगर किसी भी दवाई में 12% से अधिक अल्कोहल और वह 30 मिलीमीटर से बड़ी बोतल में है तो उसे अब जो है यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो है आपने देखा कि कफ सिरप की जो दवाइयाँ हैं वो छोटी कैपेसिटी में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ऐसी दवाएं हैं, तो इनको अब शेड्यूल H1 की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए अब जो लाइसेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो जो ये शेड्यूल 1 है ये लाइसेंस से डील करता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है। तो विदाउट जो प्रिस्क्रिप्शन है तो उसके बगैर अभी इनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एक कोई रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स होता है तो उसके द्वारा जो है ये चीज़ें यहाँ पर हैं। 8वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की जो मेजबानी है वो कौन सा राज्य यहाँ पर करने वाला है? विच स्टेट विल होस्ट द 8th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026? तो आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ के अभी मंत्री साहब हैं जो कि खेल युवा मामलों को देखते हैं, तो इनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो इन्होंने घोषणा ये कर दी है कि जो 8वें खेलो इंडिया यूथ हैं इनकी जो मेजबानी है वो यहाँ पर होगी तेलंगाना में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी जो बड़ी चीज़ है कि मिनिस्टर का नाम आपको याद रखना है कि कौन से मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो को ये हैंडल करते हैं। तो ये है यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये जो मंत्रालय है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मनसुख मांडविया। और ये जो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है वो नवंबर 2026 में आयोजन इसका होना है, ठीक है। तो नवंबर 2026 में आयोजन होगा, और यही है कि इन खेलों का उद्देश्य ये है कि जो यूथ हैं, युवा खिलाड़ी हैं, इनको एक राष्ट्रीय मंच देना, और खेलो इंडिया का जो विजन है वो ज़मीनी स्तर पर जो खेल हैं इनको बढ़ावा देना। और ये जो है आयोजन जो है एक तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफ़ी बड़े रिफॉर्म्स हों और प्रैक्टिस अच्छी हो, तो इसके लिए किया जा रहा है। तेलंगाना पहली बार जो है इस तरीके के प्रेस्टिजियस जो खेलो इंडिया गेम को पहली बार ये कर रहा है। और इससे पहले जो है 2025 में ये आयोजन बिहार में और 2024 में तमिलनाडु में जो है सफलतापूर्वक इसको किया गया था। 2024 का एडिशन तमिलनाडु था, 25 का जो है वो बिहार एडिशन यहाँ पर था। इंडिया रिसेंटली एक्सटेंडेड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सीमलेस स्टील ट्यूब्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विच कंट्री? क्वेश्चन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित सीमलेस स्टील ट्यूब्स पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो बढ़ा दी है? तो चाइना पर ये बढ़ा दी गई है। अभी हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा कि चीन से जो आने वाला जो ट्यूब्स हैं, सीमलेस ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं और जो स्टील प्रोफाइल है, इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ADD इसको बढ़ाने का हमने फैसला किया है। तो ये जो ड्यूटी है वो 27 जनवरी 2027 तक जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो इसे जो है वित्त मंत्रालय के तहत जो इनकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस जो CBIC जो रहता है, तो इनके द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। और एंटी जो डंपिंग ड्यूटी है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो घरेलू स्टील निर्माता हैं इनको चीन से आने वाला जो सस्ता और अनुचित कीमतों वाला सामान है उससे यहाँ पर इनको बचाया जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो फीस ली जा रही है वो अभी $961 से लेकर $1,610 प्रति टन के बीच की यहाँ पर रखी गई है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। What was the SIP contribution in mutual funds in जून 2026? क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि जून 2026 में जो म्यूचुअल फंड में SIP का योगदान कितना रहा है? तो ये लगभग रहा है आपका 31,781 करोड़ के आसपास में, ठीक है। तो ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मई के मुकाबले अगर आप देखोगे तो SIP जून में जो 2.7% की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर देखी गई। तो लोग जो है म्यूचुअल फंड पर ज़्यादा जो है भरोसा यहाँ पर दिखा रहे हैं। और अगर आप देखोगे मई से तो ये लगभग जून में 26% बढ़कर जो है इतना पहुंच गया यहाँ पर। विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड अ सी बेस्ड रॉकेट बूस्टर रिकवरी सिस्टम? तो अभी ये चाइना ने ऐसा किया हुआ है। एक्चुअली क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश ने समुद्र में एक रॉकेट बूस्टर को वापस सुरक्षित पकड़ने का सफल परीक्षण किया? तो ये है चाइना। तो ये पहली बार है जब चीन ने लॉन्च के बाद किसी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट के हिस्से को पूरी तरह कंट्रोल करके वापस उड़ाया। तो मतलब ये समझ लें कि जैसे ये एक आपका रॉकेट जो है ये ऊपर गया और वापस जो है इसको यहीं पर जो है इन्होंने बुला लिया। तो ये पहली बार ऐसा चाइना के लिए हो रहा है। और इस परीक्षण के लिए जो है लॉन्ग मार्च 10V जो है रॉकेट इसका उपयोग यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो कौन से रॉकेट से ये मिशन भेजा जाता है? तो ये मिशन जो है वो आपका जाता है लॉन्ग मार्च 10V रॉकेट से, ठीक है।
दूसरी चीज़ क्या है कि रॉकेट का जो पहला हिस्सा होता है जिसको हम लोग बूस्टर बोलते हैं, ये आसमान से सीधे समुद्र में बना इसका जो प्लेटफॉर्म है इस पर ये उतरा, और जिससे एक विशेष तरीके का जो है नेट हुक सिस्टम इससे यहाँ पर ये पकड़ा गया। और ये जो आप देखेंगे चाइना की जो सफलता है वो 2030 से पहले अपने जो लूनर मिशन है इसको पूरा करने में काफ़ी मदद यहाँ पर करेगी। GIFT City has recently signed a memorandum of the understanding MOU for the collaboration with financial hub of which country। तो न्यूज़ गिफ्ट सिटी से रिलेटेड है। तो आज हम लोग जानते हैं कि भारत के जो वित्तीय केंद्र गिफ्ट सिटी है इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काफ़ी अपनी पहचान भी बना रहा है। तो गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है इसने वियतनाम के जो दा नांग फाइनेंशियल सेंटर है, इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली वियतनाम का है दा नांग फाइनेंशियल सेंटर। इसके साथ में इन्होंने एक MOU साइन करा है बेसिकली, ठीक है। तो जो MOU हुआ है वो किसके साथ हुआ, गिफ्ट सिटी इंडियाज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, और MOU जो साइन हुआ है वो वियतनाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर BIFCDN, या फिर ये उपनाम याद रखिएगा दा नांग BIFCDN। तो होगा क्या कि दोनों देश जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट जो है उसको आपस में बढ़ावा देंगे, और दोनों केंद्र एक साथ मिलकर जो फिनटेक, डिजिटल इनोवेशन और फाइनेंशियल सेक्टर जो है इसको यहाँ पर मजबूत करने का काम जो है वो यहाँ पर कर भी रहे हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस मैं हमेशा आपके लिए रखता हूँ 10 क्वेश्चन, तो आप इनका भी लेवल देख सकते हैं। ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इन विच स्टेट इज़ द वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क लोकेटेड, तो ये उत्तराखंड में ये है। विच इंडस वैली साइट इज़ फेमस फॉर द ग्रेट बाथ, तो मोहनजोदाड़ो है। और जो फुगडी है वो इज़ फेमस फोक डांस ऑफ द बीच स्टेट गोवा। विच RBI बॉडी डिसाइडेड द पॉलिसी रेट, तो ये MPC कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो डिसाइड करती है। तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये भी 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसका आप सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। PDF के लिए करंट अफेयर्स कंटेंट को ब्लाइंडली फॉलो कर लो, बहुत यूजफुल है और आपको बेहतर चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी तो 8448169188 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। टेलीग्राम पर भी जुड़ लीजिएगा। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन।